मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। हमारी आज की क्लास में आपका स्वागत है। हमारी चर्चा आरंभ है आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के भाग 2 के विषय में। भाग 2 के अंतिम चरण में आज हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि प्रियंगु मंजरी से वार्तालाप के दौरान जब अंबिका भी उन बातों में शामिल हो जाती है तो क्या क्या बातें होती हैं और प्रियंगु मंजरी के जाने के बाद क्या बातें होती हैं। भाग 2 के इस अंतिम चरण में जब प्रियंगु मंजरी मल्लिका को समझा कर थक जाती है कि क्यों इस प्रकार अकेले जीवन जी रही हो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी संगिनी बनाकर रखूंगी, इसमें बुरा भी क्या है, इतने समय में तुम्हारे घर का परिसंस्कार हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे घर का परिसंस्कार भी हो जाए, क्योंकि मामा मातुल का घर तो मैं बनवा ही रही हूँ और गाँव के अनेक अनाथ बच्चों को भी अपने साथ ले जाऊंगी। मैं चाहती हूं मैं वो सब करूं जिससे कालिदास का मन प्रशासन में लगा रहे। प्रियंगु मंजरी प्रत्येक वह कार्य करना चाहती है और प्रत्येक उस ग्रामीण परिवेश को अपने साथ ले जाना चाहती है जिसके अभाव में कभी कभी कालिदास अन्य मनस्क से हो जाते हैं, कभी कभी आत्मविस्मृत हो जाते हैं, इसलिए उनका मन राजकीय कार्यों में नहीं लगता। प्रियंगु मंजरी विभिन्न प्रकार से मल्लिका को समझाने का प्रयास करती है, किंतु मल्लिका नहीं मानती। न वह प्रियंगु मंजरी के विवाह प्रस्ताव को मानती है, न वह उसके घर के परिसंस्कार के प्रस्ताव को मानती है। और इसी प्रकार जब अनेक प्रकार से प्रियंगु मंजरी और मल्लिका की वार्तालाप जारी रहती है तो उसकी माँ अंबिका उठकर आती है, जो बहुत ही बीमार हालत में है। मल्लिका अपनी माँ को समझाने का प्रयास करती है कि आप बीमार हैं, क्यों उठकर चली आई, लेकिन अंबिका अपने दिल के जो दर्द है, अपने दिल की तकलीफ को प्रियंगु मंजरी के सामने अभिव्यक्त करती है। जब प्रियंगु मंजरी कहती है कि क्या तुम अपना घर नहीं बसाना चाहती, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे पास भी अपना घर परिवार हो, तब मल्लिका कोई उत्तर नहीं देती। मल्लिका की जगह उसकी माँ अंबिका कहती है, नहीं नहीं, इसको इन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। वह कहती है इसके मन में यह कल्पना नहीं है, क्योंकि यह भावना के स्तर पर जीती है। हम पहले ही बता चुके हैं कि मल्लिका स्पष्ट रूप से कहती है कि मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है। वह किसी भी प्रकार की बाध्यता स्वयं कालिदास के लिए भी नहीं रखती है। इसीलिए उसकी इस बात से नाराज होकर अंबिका आज प्रियंगु मंजरी के सामने भी वही बात कहती है कि इसे घर परिवार की क्या जरूरत, इसका जीवन तो भावना से चल रहा है। घर परिवार की जरूरत तो हम जैसे लोगों को है, जो सामाजिक स्तर पर जीवन को जीते हैं और अपने संबंधों के निर्वाह के लिए घर परिवार जैसी संस्था को महत्व देते हैं। यह तो भावना के स्तर पर जीती है। इसको ये सब समझाने से कोई लाभ नहीं। अंबिका प्रियंगु मंजरी से यह भी कहती है कि जो आप इस घर की जर्जर हालत देख रही हैं, यह ऐसे नहीं थी। जब मैं काम किया करती थी, मेरे हाथ पैर चला करते थे, तब यह घर हमेशा साफ सुथरा, लीपा पुता और हमेशा स्वच्छ हालत में रहता था। इसकी ऐसी जर्जर हालत नहीं थी जिसको देखकर आज आप परेशान हो रही हैं। यह सब मेरे बीमार होने के कारण है। अंबिका वस्तुतः यह चाहती है कि कालिदास यदि प्रियंगु मंजरी के बहाने से इस प्रकार का प्रस्ताव भेजता है तो उसका लाभ उठाने में हर्ज ही क्या है, नुकसान ही क्या है। वह मल्लिका को भी तंज करते हुए, व्यंग करते हुए कहती है कि लोग, कम से कम उसने तुम्हारे प्रेम का यह मूल्य तो लगाया, तुम्हारी मित्रता का यह मूल्य तो लगाया कि तुम्हारे घर का परिसंस्कार करना चाहता है, फिर तुम क्यों नहीं उसे लेना चाहती। मल्लिका इस बात से बहुत दुखी हो जाती है और अपनी माँ को समझा करके लिटाने का बैठाने का प्रयास करती है। प्रियंगु मंजरी थक हार कर लौट जाती है और उसके जाने के बाद विलोम आता है और विलोम कहता है कि आज तो पूरा गांव उनके सौभाग्य पर ईर्ष्या कर रहा है। वे कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि लोग तरसते हैं राजकुमारी के दर्शन के लिए, और वही राजकुमारी प्रियंगु मंजरी आज मल्लिका के घर उससे मिलने आई हैं, उसका आतिथ्य स्वीकार कर रही हैं, वह भी अपनी इच्छा से स्वयं उससे मिलने आई हैं। यह कितने बड़े सौभाग्य की बात है। वह अंबिका से कहता है आज तो तुम्हारे सौभाग्य पर पूरा ग्राम ईर्ष्या कर रहा है। वह विभिन्न प्रकार से फिर भी तंज कसने से बाज नहीं आता कि देखो
जिस कालिदास को तुम इतना प्रेम करती थी वह तुमसे मिलने भी नहीं आया। जिसके लिए तुमने अपना जीवन समर्पित कर दिया उसने अपनी पत्नी को तो भेजा लेकिन तुमसे मिलने नहीं आया। विलोम कहीं न कहीं मल्लिका के समक्ष जीवन की उस सच्चाई को रखने का प्रयास करता है। उसकी भूमिका सिर्फ एक खलनायक की नहीं है, वह समय समय पर मल्लिका के पक्ष से भी बोलता है। जब कालिदास के उज्जैनी जाने की बात होती है तब भी उसने यह प्रश्न उठाया था कि अंबिका से कहा था कि अंबिका तुम उससे यह तो पूछो कि वह उज्जैनी अकेले जाएगा या। उसकी बात सुनते ही बीच में काट कर मल्लिका ने कहा था कि आपको इस विषय में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह मेरा निजी जीवन है और आप इस तरीके की कोई भी बात कालिदास से नहीं कहेंगे। आज उसी बात को याद दिलाते हुए वह मल्लिका पर तंज कसता है और कहता है कि देखो ना, पूरा ग्राम प्रांतर कितना खुश है कि यहाँ राजकुमारी आई हैं। वे यहाँ से न केवल यहाँ के वातावरण को, हरित शावकों को, यहाँ के पशु पक्षियों को, बल्कि यहाँ के पत्थरों को भी ले जाना चाहती हैं। ओह, आज इन पत्थरों का कितना मूल्य बढ़ गया है। हमारे ग्राम प्रांतर के पत्थर भी कितने अमूल्य हो गए हैं, कितने मूल्यवान हो गए हैं। इस बात को सुनते ही अंबिका उस पर तंज कसती है और कहती है, जाओ जाओ तुम भी बटोर लो, कहीं ऐसा ना हो कि ये पत्थर समाप्त हो जाएं, बचे ही ना। इस प्रकार अंबिका किसी भी रूप में यह मानने को तैयार नहीं है कि कालिदास का मल्लिका के प्रति किसी भी प्रकार का प्रेम व्यवहार था। वह यह मानती है कि उसने केवल मल्लिका के साथ अर्थात मेरी बेटी के साथ, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। आज अवसर पाते ही उसने न केवल राजकुमारी से विवाह किया बल्कि राजकुमारी को मेरे घर भी भेजा यह प्रस्ताव लेकर कि मल्लिका का विवाह हो जाए, उसके घर का परिसंस्कार हो जाए। वह उसकी भावना का मूल्य देना चाहता है। मल्लिका उसे बहुत समझाने का प्रयास करती है कि माँ, यह ठीक नहीं है, इस प्रकार मत सोचो। अगर वह हमसे मिलने नहीं आए हैं तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई उनकी व्यवस्था रही होगी, जरूर कोई कारण रहा होगा। वह विलोम से भी कहती है कि आपको इस प्रकार की बातें कहकर मुझे या माँ को तकलीफ पहुँचाने का कोई अधिकार नहीं, आप चले जाएं। विलोम चला जाता है और विलोम के जाने के बाद मल्लिका दुखी होकर रोने लगती है, क्योंकि भले ही वह अंबिका के समक्ष इस बात को स्वीकार नहीं करती है कि अंबिका के हृदय में जो कालिदास के प्रति भाव है वो सही है। कहीं ना कहीं वह हृदय से दुखी होती है कि कालिदास यहाँ आकर भी क्यों मुझसे मिलने नहीं आया, लेकिन वह ये बात हृदय में ही महसूस करती है, माँ के समक्ष नहीं कहती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अपने हृदय की वेदना को अपने अंतर में ही समेट लेना चाहती है, बहुत ही कारुणिक रूप से रोने लगती है। तब एक माँ का हृदय लिए अंबिका उसके पास आती है, उसे अपने वक्ष से लगा लेती है। वह कहती है कि तुम अभी भी उसके लिए रो रही हो। उसका अभिप्राय रहता है कि आज जब उसने न केवल राजकुमारी से विवाह कर लिया, राजपद की सत्ता को स्वीकार कर लिया, बल्कि तुम्हें भूलकर तुम्हें मिलने भी नहीं आया, तो आज भी तुम उसके लिए रो रही हो। फिर भी अपनी बेटी के दुख को देख करके वह विचलित हो जाती है, उसे सीने से लगा लेती है और उससे कहती है, अब भी रोती हो उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने। मल्लिका कालिदास के विरुद्ध कुछ भी नहीं सुनना चाहती। वह माँ से कहती है कि माँ, कुछ मत कहो, कुछ मत कहो। इस प्रकार द्वितीय भाग का अंत हो जाता है, जहाँ मल्लिका की बदली हुई परिस्थितियाँ, न केवल आर्थिक रूप से उसकी परिस्थितियाँ बदली हैं माँ के बीमार होने से, बल्कि सामाजिक रूप से भी वह कमज़ोर पड़ी है। उस पर विलोम का आना जाना, तंज कसना, व्यंग कसना, उसे बार बार एहसास दिलाना कि कालिदास तुमसे मिलने भी नहीं आया। वह बार बार एहसास दिलाता है कि देखो, मुझे तो तुम किसी भी प्रकार से महत्व नहीं देती, लेकिन जिसके लिए तुमने अपना जीवन समर्पित कर दिया, जिसकी भावना में बहकर तुमने सिर्फ और सिर्फ उसके प्रेम को ही अपनाया, आज उसने राजकुमारी को अपनाकर, राज सत्ता की वैभव को अपनाकर अपने प्रशासक पद को स्वीकार किया और तुमसे मिलने भी नहीं आया। ये सारी बातें कहीं न कहीं उसके दिल को चोट पहुंचाती हैं और अपने चोट खाए दिल के साथ मल्लिका रोती है। उसकी माँ उसे समझाती है और इसी के साथ द्वितीय भाग का अंत हो जाता है। मल्लिका प्रियंगुमंजरी के सभी प्रस्तावों को ठुकराकर अपना आत्मवैभव अद्वितीय है यह दिखाती है। वह स्वाभिमानी लड़की किसी भी रूप में प्रियंगुमंजरी से कम नहीं पड़ती। उसकी सुंदरता के साथ साथ उसके स्वाभिमान और उसके शील को देख करके प्रियंगुमंजरी बहुत प्रभावित होती है।
अंबिका अपनी बेटी को सीने से लगाकर उसे चुप कराती है। द्वितीय भाग में कहानी यहीं तक है। इस नाटक का अगला भाग भाग 3 है, जिसमें पुनः एक आषाढ़ के दिन का जिक्र किया गया है। इसे हम भाग 3 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए प्रतीक्षा कीजिए।